नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं द कोन। कोन के बारे में जान लेते हैं। जैसे कहा जाता है कि अगर कोई फिक्स्ड लाइन है, अच्छा फिक्स्ड लाइन कहना गलत होगा, एक कोई मूविंग लाइन है, एक ऐसी लाइन जो कि स्पेस में चल रही है, ठीक, एक लाइन जो किसी दिए गए एक फिक्स्ड पॉइंट से होकर के गुजरती है और ये लाइन मूविंग लाइन है, मतलब ये अपनी पोजीशन को बदल रही है। तो शर्तें देखना क्या क्या लगेंगी। लाइन जो ली जा रही है वो किसी फिक्स्ड पॉइंट अल्फा बीटा गामा से होकर के गुजरती है, पहली बात। दूसरी बात, ये लाइन कैसी है, एक मूविंग लाइन है, मतलब ये अपनी पोजीशन को बदल रही है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, लाइन किसी दिए गए सरफेस को या तो कहीं पर टच करती है और या फिर इंटरसेक्ट करती है। जैसे ये फिक्स्ड पॉइंट है, ये मूविंग लाइन है। अगर लाइन मूविंग है तो एक बार यहाँ है, दूसरी बार चूंकि गुजरना इसको इसी फिक्स्ड पॉइंट से है तो अगली वाली बार यहाँ से गुजरेगी या यहाँ से गुजरेगी। इसके साथ ही साथ ये लाइन कहीं से भी गुजरे एक निश्चित कर्व को या तो इंटरसेक्ट करती है और या तो उसको टच करती हुई गुजरती है। तो ये जिस सरफेस को बना रही होती है, जिस सतह को बना रही होती है, उस सतह को हम लोग कहते हैं कोन। ये जो कर्व बनेगा ऐसी कंडीशंस में, उस कर्व को एक कोन कहा जाएगा। इसे वापस फिर से समझते हैं। ये मान लीजिए ये एक लाइन है जो कि एक मूविंग लाइन है, इसका एक हिस्सा किसी फिक्स पॉइंट से होकर के गुजरता है, तो इसको हम एक जगह पर फिक्स कर दिए। यहाँ ये फिक्स है। अब ये लाइन घूमना चालू करेगी तो ये कुछ इस तरीके से, और अगर नीचे कोई कर्व दिया गया है तो या तो ये उस कर्व को टच कर रही है और या तो उसे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये जिस सरफेस को बना रही है उस सरफेस को हम लोग कोन कहते हैं। डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। एग्जाम्पल इसके ढेर सारे मौजूद हैं, जैसे आइसक्रीम का कोन होता है, या फिर नॉर्मली छोटे बच्चों के खेलने के लिए जो कोन आते हैं उसके शेप को देख लो। कोन का मतलब ही यही है कि उसे हिंदी में तो इसको शंकु बोला जाता है सीधे। और अगर इस तरह मैथमेटिकल टर्म की बात करें तो मैथमेटिकल टर्म की बात पे इस पे ये शर्तें थोपी जाती हैं कि लाइन किसी एक निश्चित बिंदु से होकर के गुजरे, इसके साथ ये लाइन एक मूविंग लाइन हो और किसी दिए गए कर्व को या तो इंटरसेक्ट करे और या फिर उसको टच करती हुई निकल जाए। तो जो सरफेस जनरेट होगा इस लाइन के घूमने से, उस सरफेस को हम लोग कोन कहते हैं। अगली बात, जो ये फिक्स्ड पॉइंट है, इस फिक्स्ड पॉइंट को कोन का वर्टेक्स यानी कि सिरा कहा जाता है। मूविंग लाइन चूंकि कोन को बना रही है, तो अगर कोई किसी को बनाने के लिए जिम्मेदार है तो उसका जनरेटर कहा जाता है। तो इस मूविंग लाइन को जनरेटर कहा जाएगा। और जिस दिए गए कर्व को ये लाइन या तो इंटरसेक्ट करेगी और या तो इसको टच करते हुए जाएगी, इस कर्व को गाइडिंग कर्व कहा जाता है। गाइडिंग कर्व वो कर्व जो आपको गाइड कर रहा है, जो आपको रास्ता दिखा रहा है, ठीक। इस फिक्स्ड पॉइंट को जहां से लाइन गुजरेगी इसे वर्टेक्स कहते हैं। जिस कर्व को इंटरसेक्ट करती है उसे गाइडिंग कर्व कहते हैं, ठीक। और इस मूविंग लाइन को कोन का जनरेटर कहा जाता है। शुरुआत करते हैं ये सारी बातें लिखने की। हेडिंग डालना द कोन और इसमें लिखना द कोन। डेफिनेशन में लिखना ए कोन इज अ सरफेस। अ कोन इज अ सरफेस। कोन एक सतह होती है। अ कोन इज अ सरफेस जनरेटेड बाय अ मूविंग लाइन। अ मूविंग लाइन, जो कि एक मूविंग लाइन यानी कि गतिमान लाइन से बनाई जाती है। अ कोन इज अ सरफेस जनरेटेड बाय अ मूविंग लाइन। और ये मूविंग लाइन कैसी है, विच पासेस थ्रू, जो हमेशा गुजरती है, which passes through a cone is a surface generated by a moving line which passes through a fixed point, and और इसके साथ
अब ये ध्यान, मैथमेटिक्स में चीजें लिखी कैसे जाती हैं। मैथमेटिक्स में चूंकि हम देख रहे हैं तो कंडीशन ये बन रही है कि लाइन एक बार तो किसी फिक्स्ड पॉइंट से होकर के गुजरती है, ये बात हो चुकी है। दूसरा, लाइन मूविंग है, यानी लाइन अपनी पोजीशन को भी चेंज कर रही है, हर बार ये अपनी पोजीशन को बदल रही है। और पोजीशन को बदलने के बाद अब जो अगली वर्डिंग है उस वर्डिंग पर ध्यान देना। हमने कहा या तो ये किसी कर्व को इंटरसेक्ट कर रही है और या तो कर्व को टच करती हुई जाती है। इसका मतलब हम इस लाइन के ऊपर अब एक शर्त थोप रहे हैं, तो ये बात भी इसी डेफिनेशन में शामिल की जाएगी। शामिल करने में ऐसा भी लिखा जा सकता है एंड इट इंटरसेक्ट अ गिवन कर्व और टचेस अ गिवन कर्व। और या तो हम इसको और आसानी से और शुद्ध भाषा में इसको लिख सकते हैं एंड इज सब्जेक्ट to one more condition, मैथमेटिकली ये टर्म ज्यादा बेटर है। अ कोन इज अ सरफेस, कोन एक सतह होती है जनरेटेड बाय अ मूविंग लाइन, जो कि एक किसी अपने पोजीशन को बदलने वाली या मूविंग लाइन के द्वारा जनरेट की जाती है या जनरेट किया जाता है ऐसी सतह विच पासेस थ्रू। और लाइन का बिहेव ऐसा है कि लाइन गुजरती है, पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, किसी दिए गए निश्चित बिंदु से होकर के जाता है एंड इज सब्जेक्ट, और ये लाइन महसूस करती है सब्जेक्ट टू वन मोर कंडीशन, एक और कंडीशन को ये लाइन महसूस करती है। अब ये जो शर्त आई, ये जो कंडीशन आई, सब्जेक्ट वन मोर कंडीशन, ये यही कंडीशन है, या तो इंटरसेक्ट करेगी और या तो उसको टच करती हुई गुजरेगी। लिखते हैं इस बारे में, इसी कंडीशन के लिए लिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, फुल स्टॉप न लगाना इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल में हम इस कंडीशन की बात करने चल रहे हैं। किस कंडीशन को महसूस करती है, जो एक सब्जेक्ट इसके ऊपर एक और कंडीशन थोपी जा रही है, वो कंडीशन क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल, it may intersect a given curve, it may intersect a given curve, ये किसी दिए गए कर्व को इंटरसेक्ट करती है, it may intersect a given curve, ठीक, कॉमा टच अ गिवन सरफेस, या तो किसी सरफेस को टच करती है, touch a given surface, ठीक, और अथवा और make a given angle, और या तो कोई एक फिक्स एंगल बनाती है, make a given angle with a line, या तो विद अ लाइन की बजाय, ठीक है सही चलेगा, विद अ लाइन थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट, ये मैथमेटिकली कोन की डेफिनेशन दी जाती है। ठीक, कहा जा रहा है A cone is a surface, कोन एक ऐसी सतह होती है जनरेटेड बाय, जो बनाई जाती है बाय ए मूविंग लाइन, एक मूविंग लाइन के द्वारा बनाई जाती है। और लाइन कैसी है, विच पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, जो लाइन किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से होकर के जाती है एंड इज सब्जेक्ट, और महसूस करती है टू वन मोर कंडीशन, एक और कंडीशन को महसूस करती है। फॉर एग्जाम्पल, और वो शर्त क्या हो सकती है, शर्त ये हो सकती है इट में इंटरसेक्ट अ गिवन कर्व, ये किसी दिए गए कर्व को इंटरसेक्ट करे, टच अ गिवन सरफेस, किसी दिए गए सरफेस को टच करती हुई निकल जाए, और मेक अ गिवन एंगल, और या तो एक एंगल जो आपको दिया जाता है 90 डिग्री 30 डिग्री कुछ भी दे दिया जाए, मेक अ गिवन एंगल, एक एंगल जो आपको दिया गया है उस एंगल को बनाती है, किसके साथ, विद अ लाइन, उस लाइन के साथ, थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट, जो इस फिक्स्ड पॉइंट से होकर के गुजर रहा है। जैसे एग्जांपल में देखना, ये मेरा फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक, ये एक फिक्स पॉइंट दे दिया, और जो कर्व हमें दे रहा है उस कर्व को हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं इलिप्सॉइड, अंडे का शेप है, ये कुछ ऐसा, ये अंडे का शेप है। अब इसमें 2D का फिगर है तो इस पे इलिप्स के जैसा नजर आएगा। ये लाइन इस तरीके से गुजरती है कि ये इस कर्व को इंटरसेक्ट करती है, गौर करना,
ये इंटरसेक्ट करती हुई है, ये थोड़ा तिरछा हो गया, सीधा ही आएगा, ठीक। लेकिन क्या एक ही लाइन खींची जाएगी? ये लाइन मूविंग है, अगर ये लाइन मूविंग है तो आपकी बात में इस लाइन को फिर यहाँ से गुजारते हैं, फिर इंटरसेक्ट किया, आपकी इसको यहाँ से गुजारते हैं, फिर इंटरसेक्ट किया, इस बार यहाँ से गुजारते हैं, फिर यहाँ से। चूंकि अगर गौर करो या इमेजिन करो इसको, तो ये अंडर 3D का शेप है, 3D का शेप है, तो ये कुछ ऐसा है जैसे इस तरीके से कोई एक अंडर रख दिया गया है और लाइन को इस तरीके से खींचा जा रहा है कि वो उसको इंटरसेक्ट करती हुई निकले। तो पहली लाइन ये अंडे को इंटरसेक्ट की, फिर इसी को घुमाओ, अगली बार यहाँ इंटरसेक्ट की, फिर यहाँ, फिर यहाँ। अब गौर करो, जब ये इस तरीके से घूम रहा है तो एक ये जो ये सरफेस जो बन रहा है, इसी सरफेस को हम लोग कोन कहते हैं। ये तो हुआ इंटरसेक्ट करने का हाल। अब टच का हाल देखते हैं, कैसे टच करते हुए जाती है। तो एक एग्जाम्पल हम इस किताब से दिखा रहे हैं, जैसे ये किताब है, इसके इस सरफेस पर एक सर्किल बना दी जाए, सर्किल बनाए और ये लाइन में इसको एक फिक्स पॉइंट से इस तरीके से गुजारे कि ये सर्किल के इस चारों तरफ ये जो इसकी परिध बनी हुई है, इस परिध के टच करता हुआ खींच दिया जाए। तो सोचो नीचे एक गोला बना हुआ है और ये लाइन उस गोले की परिध पर टच करती हुई पार कर जा रही है। तो ये 3D का ये जो शेप बन रहा है, ये शेप हमारा कौन कहलाएगा? कोन कहलाएगा। अगली बात, या तो ये एक फिक्स्ड एंगल बनाए उस लाइन के साथ जो लाइन इस वर्टेक्स से होकर के गुजरती है, जैसे आपकी बात से दिखा रहे हैं, ये फिक्स्ड लाइन है और हम कह रहे हैं जो लाइन है वो इस फिक्स्ड पॉइंट से होकर के गुजरती है। चलो ये फिक्स्ड पॉइंट से लाइन गुजर रही है, ये लाइन मूविंग है, तो आज यहां दिख रही है, थोड़ी देर में ये यहां पर नजर आएगी इस तरीके। और हम एक शर्त इसके ऊपर थोप दिए, शर्त आज हम किसी यहां पर किसी कर्व की बात नहीं कर रहे, शर्त ये थोप रहे हैं कि ये लाइन इस लाइन से जो इस फिक्स्ड पॉइंट से गुजर रही है, इससे हमेशा 30 डिग्री का एंगल बनाती है। अब सोचो हम इसे 2D के फिगर पर बनाएंगे, बोर्ड पर बनाएंगे तो केवल 2 बार नजर आएगा, इधर 30 इधर 30, जबकि 3D में अगर देखो तो कुछ ऐसा, इधर भी कैसा आएगा, ये एंगल ये 30 वाला एंगल आएगा। तो जब ये 30 पीछे की तरफ देखे तो उधर भी एक 30 एंगल, तो गौर करो 30 डिग्री आगे बढ़े, 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री, ये इधर से, और यही बोर्ड हटा करके पीछे से घुमा दे तो फिर से एक कोन शेप बनेगा। इसीलिए कोन की मैथमेटिकल डेफिनेशन में सही तो ये होता है, हम केवल बस इतना लिखते हैं, सब्जेक्ट टू वन मोर कंडीशन। ये ऊपर की जितनी बातें हैं, लाइन मूविंग होनी चाहिए, पॉइंट फिक्स्ड होना चाहिए, लाइन उस फिक्स पॉइंट से गुजरनी चाहिए, और आगे हम केवल लिख देंगे लाइन एक और कंडीशन को सब्जेक्ट या महसूस करती है। बस इतने से मेरा काम हो जाएगा, इसे नोट कर लो। ये हुई कोन की डेफिनेशन। आगे बढ़ते हैं इसी में। इसी में आगे लिखना द फिक्स्ड पॉइंट, डबल स्टार करके उसी में आगे लिख देना द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड, द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड, ये जो निश्चित बिंदु होता है जहां से लाइन होकर के गुजरती है उसे वर्टेक्स कहा जाता है। द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। ठीक, अगला उसी में लिखना, आगे बढ़ाना, वर्टेक्स ऑफ द कोन, वर्टेक्स ऑफ द कोन। दूसरी बात, द मूविंग लाइन इन एनी पोजीशन, the moving line in any position, in any position is called generator। जो फिक्स पॉइंट होता है जहां से लाइन होकर के गुजरती है उसे वर्टेक्स कहा जाता है, और जो मूविंग लाइन होती है इस मूविंग लाइन को किसी भी पोजीशन पर, मतलब ये चाहे जहां भी रहे उस पोजीशन पर इसको जनरेटर कहा जाता है। एक और बात इसी में बढ़ा देना, उस कर्व के बारे में बोल रहे हैं जिस कर्व को लाइन या तो इंटरसेक्ट करती है और या तो टच करती हुई निकल जाती है, उसे गाइडिंग कर्व कहा जाता है। लिखना उसी में आगे स्टार करके। If generator
इफ जनरेटर कट्स द फिक्स्ड कर्व, कट्स द फिक्स्ड कर्व, और जो फिक्स्ड कर्व दिया गया है अगर जनरेटर उस फिक्स्ड कर्व को कट करता है, देन द कर्व इज कॉल्ड गाइडिंग कर्व, देन द कर्व इज कॉल्ड गाइडिंग कर्व, गाइडिंग कर्व। ये इतना कोड का इंट्रो है शुरुआत का। लाइन किसी फिक्स्ड पॉइंट से होकर के गुजरे, हम वापस पुरानी बातों के इन्हीं को दोहरा रहे हैं। लाइन किसी फिक्स्ड पॉइंट से होकर के गुजरे, पहली बात। दूसरी बात, उस फिक्स्ड पॉइंट के गुजरने के साथ ही साथ लाइन किसी कर्व को इंटरसेक्ट करे या फिर टच करती हुई निकल जाए, तो ऐसे में जो सरफेस बनता है उस सरफेस को कोन कहा जाता है। जिस फिक्स्ड पॉइंट से लाइन होकर के गुजर रही है, मूविंग लाइन जिस फिक्स्ड पॉइंट से गुजर रही है उसे वर्टेक्स कहा जाता है। मूविंग लाइन को कोन का जनरेटर कहा जाता है, और जिस सरफेस को या जिस दिए गए कर्व को लाइन कट कर रही है उसे हम गाइडिंग कर्व कहते हैं। आगे उसमें लिखना, डबल स्टार करके लिखना, द सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन, द सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन इन एक्स वाई जेड, या सीधे सीधे हम इक्वेशन ही लिख दे रहे हैं सेकेंड डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f(y)z प्लस 2f(y)z प्लस 2g(zx) प्लस 2g(zx) प्लस 2hxy इज इक्वल टू 0। Represent a cone, represent a cone, ब्रैकेट में लिखना है, इसका एक नाम कहा जाता है क्वाड्रिक कोन, क्वाड्रिक कोन। और इसमें आगे एक लाइन और पढ़ा देते हैं, विद वर्टेक्स एट ओरिजिन, विद वर्टेक्स एट ओरिजिन। 3D में अगर सेकेंड डिग्री का कोई होमोजीनियस इक्वेशन लिखा हुआ है, वापस मुद्दा है, 3D में अगर x y z में कोई सेकेंड डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन लिखा हुआ है तो बिना सोचे समझे हम इस बात को तुरंत बोल सकते हैं कि ये सेकेंड डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन एक कोण को रिप्रेजेंट करता है, ठीक, और एक ऐसे कोण को रिप्रेजेंट करता है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन 0 0 0 है। कुछ ऐसा हिस्सा है इसका जी। ये रहा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, और ये हो गया ओरिजिन 0 0 0। अब गौर करना, ये एक अगर कोण है तो इस कोण का इक्वेशन कुछ भी होगा, इस कोण का इक्वेशन हमेशा सेकेंड डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन ही होगा। अगर हम इसी कोण को इस तरीके से बना दें, ये इस हिस्से में, तो ये कोण भी बिल्कुल है, उससे बिल्कुल अलग है, लेकिन इस कोण के लिए भी अगर इक्वेशन लिखा जाएगा तो एक्स वाई जेड में सेकेंड डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन ही बनेगा, क्योंकि इन दोनों ही कोण का वर्टेक्स कौन है, ओरिजिन। लेकिन अब अगर कोई कर्व यहां पर बनता है, ये अब इस कोण का इक्वेशन
कुछ भी आए लेकिन इसका वर्टेक्स कैसा है, इसका वर्टेक्स ओरिजिन नहीं है, तो ये बिल्कुल अलग केस होगा, इसे हम बाद में डील करेंगे। अभी हम जिस बात की चर्चा कर रहे हैं उसमें कहा जा रहा है अगर आपको 3D में कोई भी सेकंड डिग्री का इक्वेशन नजर आए एक्स वाई जेड में, तो हमेशा इसको हम तुरंत बोल सकते हैं कि ये सेकंड डिग्री का इक्वेशन एक कोण को रिप्रेजेंट करता है, पहली बात। और ये जिस कोण को रिप्रेजेंट करता है उस कोण का जो वर्टेक्स सिरा होगा, यानी मूविंग लाइन जिस फिक्स पॉइंट से गुजरेगी, वो फिक्स पॉइंट हमेशा कौन होगा, ओरिजिन 0 0 और 0 होता है। ठीक, इसे याद रखना है। ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2fyz प्लस 2gzx प्लस 2hxy। और एक बात इसमें और, ये f g h जो लिए गए हैं ये भी तुम लोगों को याद रखने पड़ेंगे कि f किसके साथ आया था, g किसके साथ, h किसके साथ आया था। बहुत सिंपल सा तरीका है याद करने का। सबसे पहले तो हम बिना सोचे समझे ये लिखते हैं कि ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर, इतने तक तो ठीक है। x के साथ a, y के साथ b और z के साथ c। अगला याद करने का तरीका सुनो, इनको डंप मारो a b c। अब हमको जाना है f g और h पर। ध्यान देना ये डंप हुआ, ये डंप हुआ तो दिख कौन रहा है, y और z, तो इसका मतलब प्लस 2 f y z, ये नजर आया। अगला देखना, अब की बार 2g zx। अब g की बारी है, तो जब g की बारी है तो अब की बार प्लस 2g, और साइक्लिक ऑर्डर देखो मेंटेन है कि नहीं, x y z। पहले x को डंप किया तो कौन आया, y z। अगली बारी किसकी, अगली बार zx आ रहा है, तो इसका मतलब इसे डंप किए थे, अब इसे डंप करेंगे तो अगला कौन है, zx। और अब की बार इसको डंप करेंगे तो कौन आएगा, xy आएगा। जिन लोगों को दिक्कत हुई हो फिर से हम वापस रिवाइज कर रहे हैं, फिर से वापस देखना इसे। इस इक्वेशन को लिखने के लिए हमको ज्यादा दिमाग नहीं खपाना, हमें सीधा ये लिखना है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर। नॉर्मली अगर याद रहे तो आगे f g h सीधे सीधे लिख देते हैं, ये रहा प्लस 2f प्लस 2g प्लस 2h। ये तो सीरियल में आ रहे हैं, इनके लिए तो कोई झंझट ही नहीं है, a b c f g h। सवाल ये उठा किसे लगाया जाए, तो यहीं से इसी से शुरुआत करते हैं। पहले इसको छोड़ दो तो कौन आएगा, yz। इसे छोड़े थे, अब इसे छोड़ना तो अगला कौन आएगा, साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन रखो, zx 2g zx ये मौजूद है। अब की बार इसे छोड़ो तो zx था, अब इसे z को छोड़ना तो xy प्लस 2h xy इज इक्वल टू 0। ये जो सेकंड डिग्री का होमोजेनियस इक्वेशन लिखा गया, ये हमेशा एक कोण को रिप्रेजेंट करता है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन 0 0 और 0 है। नोट कर लो इसे फटाफट। और तुरंत तुम लगे हाँ इसके न्यूमेरिकल करके दिखा रहे हैं, शुरुआत में इसके न्यूमेरिकल लगते हैं। एक हेडिंग इसी में डाल देना, इसको हम वर्किंग रूल के साथ ही लिखा देते हैं। कोण विद वर्टेक्स, कोण विद वर्टेक्स, कोण विद वर्टेक्स एट ओरिजिन। ओरिजिन को हम कैपिटल ओ से डिनोट कर रहे हैं। कोण, ये हेडिंग है, कोण विद वर्टेक्स एट ओरिजिन हुज गाइडिंग कर्व, हुज गाइडिंग कर्व इज गिवन, इज गिवन डैश कर देना। उस कोण का समीकरण निकालने चल रहे हैं जिसका वर्टेक्स ओरिजिन है और जिसका गाइडिंग कर्व हमें दिया गया है। कोण विद वर्टेक्स एट ओरिजिन हुज गाइडिंग कर्व इज गिवन। लिखना गाइडिंग कर्व जो हमें दिया गया है उसकी बात कर रहे हैं। गाइडिंग कर्व, मान लो हमें अपने कर्व मान लो जिस कोण के लिए हमें गाइडिंग कर्व का इक्वेशन दिया गया है, और जब भी याद रखना जब दिया जाएगा हमेशा दो कर्व दिए जाएंगे साइड बाय साइड लिख करके। तो पहला हम लिख रहे हैं फाई ऑफ x
वाई जेड बराबर 0, ये पहला हो गया। और दूसरा जो हमको दिया जा रहा है वो हम लिख दे रहे हैं बगल में साइन ऑफ एक्स वाई जेड बराबर 0। ये दोनों कंबाइंड में गाइडिंग कर्व को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस कोण का समीकरण जिसका ये गाइडिंग कर्व है और वर्टेक्स कौन है, ओरिजिन है। ठीक, सिंपल सा तरीका है। अभी अभी हम लोग देख करके आए हैं कि अगर कोई होमोजीनियस इक्वेशन लिखा हुआ है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस अगला लिखने का तरीका फिर बोल रहे हैं 2f प्लस 2g प्लस 2h लिख दिया। अब इनको डंप करो, yz साइक्लिक ऑर्डर में इंटीग्रल, अब इसे डंप करो zx और अब की बार z को डंप करो तो प्लस xy इज इक्वल टू 0। ये इस पर गौर करो तो ये सेकंड डिग्री का एक होमोजीनियस इक्वेशन है और ये सेकंड डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन उस कोण को रिप्रेजेंट कर रहा है जनरली जिसका वर्टेक्स कौन है, ओरिजिन। हमें भी क्या करना है, इस गाइडिंग कर्व से हमको उस कोण को तैयार करना है जिस कोण का वर्टेक्स कौन है, ओरिजिन। तो हम जानते हैं ओरिजिन होने के लिए हमको इक्वेशन किसमें आना चाहिए, सेकंड डिग्री का होमोजीनियस, यानी इन दोनों की मदद से एक सेकंड डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन तैयार करेंगे। और दोनों की मदद से का मतलब है कि किसी एक का इस्तेमाल करके दूसरे को होमोजीनियस बनाएंगे, चाहे इसका इस्तेमाल करके इसे होमोजीनियस बना लें और चाहे इसका इस्तेमाल करके इसे होमोजीनियस बना लें। जो होमोजीनियस इक्वेशन आएगा वही कोण का समीकरण होगा जिसका वर्टेक्स ओरिजिन होगा। शुरुआत करते हैं तुरंत, आगे लिखना बी में होमोजीनियस one equation with the help of other हम दोनों कर्व में से किसी एक कर्व का इस्तेमाल करके दूसरे को होमोजीनियस बना लेंगे, जो आएगा वो कोण का समीकरण होगा। तुरंत यहीं पर न्यूमेरिकल लगा रहे हैं इसके। न्यूमेरिकल काफ़ी इजी है, बस खाली ध्यान से सीखना है। अभी तो कुछ ऐसा नहीं चला जो काफ़ी टफ है। हाँ, गर्मी की वजह से थोड़ा सा कह सकते हैं कि शब्दों में इधर उधर का डिफरेंस आ रहा है मेरे खुद के, लेकिन ध्यान दे करके समझना। न्यूमेरिकल से ही अपने को सीखना है। ये हम लोगों को थ्योरी दी नहीं रखनी है, किताब की न्यूमेरिकल उठा रहे थे जिससे तुम लोगों को आसानी हो। Problem. Find the equation of the cone. Find the equation of the cone. Find the equation of the cone with vertex at the origin. With vertex at the origin which passes through the curve डैश। पहला दिया गया है ax स्क्वायर प्लस b y स्क्वायर प्लस c z स्क्वायर इज इक्वल टू 1, पहला गाइडिंग कर्व हो गया। दूसरा दिया गया lx प्लस my प्लस mz इज इक्वल टू p। ये दोनों मिलकर के गाइडिंग कर्व दिए गए हैं और हमें उस कोण का समीकरण निकालना है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन है। काम वही है, दोनों में से किसी भी एक का इस्तेमाल करके दूसरे को सेकंड डिग्री का होमोजीनियस बना दिया जाएगा। दूसरा देखना, दूसरा हमें दिया गया है z इज इक्वल टू 2 कॉमा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। सॉल्यूशन देखना,
और बिल्कुल इत्मीनान से इसको सीखना, ये बिल्कुल भारी काम नहीं है, सबसे आसान अब तक का यही है। सॉल्यूशन पहले की शुरुआत कर रहे हैं। दोनों में से किसी को भी फाई मान लो, किसी को भी साई मान लो, ये तुम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है किसे क्या मान रहे हैं। हम इसको फाई मान करके चल रहे हैं। फाई ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्विवेलेंट टू, ये हमें दिया गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक, दूसरा हम मान रहे हैं साई ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्विवेलेंट टू, ये दिया गया है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी। दिमाग चलाना है यहाँ पर, मेरा काम केवल एक ही होगा कि हम सेकेंड डिग्री का एक होमोजीनियस इक्वेशन इसी तरीके से तैयार कर लें। गौर करो तो यहाँ सारी डिग्री कितनी नजर आ रही है, 1, मतलब ये 1 डिग्री में है, लीनियर है इसको बोलेंगे। ऊपर अगर गौर करो तो ऊपर सेकेंड डिग्री नजर आ रही है, तो अच्छा तो ये है इनकी सेकेंड डिग्री ना बना के ऊपर ऑलरेडी सेकेंड डिग्री का टर्म है, इधर ये जो 1 रखा हुआ है, अगर हम इधर भी सेकेंड डिग्री का टर्म बना ले तो ये पूरा का पूरा सेकेंड डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन हो जाएगा। तो इस 1 को रिप्लेस करने की शुरुआत कर रहे हैं। लिखना साई ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक, इज इक्वल टू 0 गिव, ये इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। और ध्यान देना हमारा काम इतने से होना है, ये तो बस इसके लिए केवल एक नामकरण संस्कार कर दिए कि तुमको साई ऑफ एक्स वाई जेड कहा जाएगा। साई ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 गिव, इनसे देखना एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी, इंप्लाइज दैट इस पी से यहाँ पर डिवाइड कर दें, ये हो जाएगा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड होल डिवाइडेड बाई पी एंड दिस इज इक्वल टू 1। ये मिल गया। सोचो इस 1 की वैल्यू lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड अपॉन पी हमें मिल चुकी है। ठीक, अब इनकी तरफ लौटते हैं फाई ऑफ एक्स वाई जेड का, और इसके लिए हम एक काम करते हैं, यूजिंग दिस इसका इस्तेमाल करते हुए, यूजिंग दिस मेक फाई ऑफ एक्स वाई जेड is equal to 0 homogeneous। इसका इस्तेमाल करते हुए, ये जो आया हुआ है इसका इस्तेमाल करते हुए फाई ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 को हम होमोजीनियस बनाते हैं। कैसे बनेगा वो ध्यान देना। सिंस ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दिया गया है। चालाकी ये है कि हमें होमोजीनियस बनाना है, और इसके लिए दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही है कि इधर सेकेंड डिग्री के टर्म हैं, इधर और कर देने हैं, तो लोग सेकेंड डिग्री के टर्म बना दे रहे हैं। दिस इंप्लाइज दैट ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। कोई चेंज? नो चेंज, क्योंकि 1 स्क्वायर करेंगे तो अगेन कितना आएगा 1, कोई गड़बड़ी नहीं। लेकिन हमको 1 की वैल्यू पता है x y z के टर्म में, ये सामने मौजूद है। अब इस 1 की वैल्यू को उठा करके यहां पर रख दो, लिखना दिस इंप्लाइज दैट ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इज इक्वल टू 1 की वैल्यू रख रहे हैं, 1 की वैल्यू है lx प्लस my प्लस nz होल डिवाइडेड बाय p, और इस 1 का होल स्क्वायर, ये बन गया। p स्क्वायर को बाहर करके इधर भेज देते हैं, यानी दिस इंप्लाइज दैट हमारे पास हो गया p स्क्वायर विद इन ब्रैकेट ax स्क्वायर प्लस b y स्क्वायर प्लस c z स्क्वायर इज इक्वल टू lx प्लस my प्लस nz टोटल का होल स्क्वायर। जो आया इसके ऊपर अगर निगाह डालो तो p तो कांस्टेंट टर्म है, इसकी कोई दिक्कत नहीं। x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर सेकेंड डिग्री के सारे टर्म हैं, इन पर गौर करो। जिस दिन ये a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर खुलेगा उस दिन सेकेंड डिग्री का ही टर्म मिलेगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, हर एक जगह पर ये हरदम सेकेंड डिग्री का बना रहेगा। यानी ये पूरा का पूरा इक्वेशन अगर एक नजर में देखा जाए तो ये सेकेंड डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन है। यही मेरे कोण का समीकरण होगा, विच इज रिक्वायर्ड कोण। विच इज रिक्वायर्ड कोण, ये उस कोण का समीकरण है जो हमें चाहिए। फटाफट नोट कर लो इसे।
अब बारी दूसरे की तरफ। इसी तरीके से दूसरे में किसी एक का इस्तेमाल करके दूसरे को होमोजीनियस बनाएंगे। अगर इस पे गौर करो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लिखा है और ये जेड इज इक्वल टू 2 लिखा है। इनका इस्तेमाल करके इसी को होमोजीनियस बनाएंगे, इसलिए क्योंकि हमको यहाँ पर सेकंड डिग्री नजर आ रही है, इधर वाले में सेकंड डिग्री और बनानी है। आसान काम, शुरुआत करते हैं तुरंत। आपकी फाई और साई नहीं मान रही, अब अपने को ये पता चल गया है किस तरीके से काम करना है। ध्यान देना, सीधे शुरुआत कर रहे हैं। सॉल्यूशन पहले इसे लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इस 4 को चालाकी से लिख देते हैं 2 की पावर 2, कोई दिक्कत? पूरे को नाम दिए इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरे को लिखते हैं, z इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 2। सिर्फ एक काम करना है, इक्वेशन नंबर 2 का इस्तेमाल करके 1 को होमोजीनियस बनाना है। मेकिंग 1 होमोजीनियस, मेकिंग 1 होमोजीनियस with the help of 2, with the help of equation 2। इक्वेशन 1 को होमोजीनियस बनाई इक्वेशन नंबर 2 का इस्तेमाल करते हुए। ध्यान देना, यहां पर मौजूद है एक्स स्क्वायर, यहां पर मौजूद है वाई स्क्वायर, ये है 2 स्क्वायर, लेकिन 2 बराबर कौन है? जेड, तो दिस इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। ये बन गया विच इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड कोण, या विच इज रिक्वायर्ड कोण लिख दो सीधे सीधे, which is required कोण। सबसे सिंपल न्यूमेरिकल इसका है और ऑब्जेक्टिव में तो बड़े आसानी से हो जाएगा 1 नंबर पे। सिर्फ ये दिमाग चलाओ कि कहां पर सेकंड डिग्री नजर आ रहा है। जहां सेकंड डिग्री नजर आ रहा है, ऐसे केस में एक हिंट होता है, हमेशा एक इक्वेशन सेकंड डिग्री का चिपकाएगा और जो दूसरा इक्वेशन होगा वो 1 डिग्री में, इसको लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। गौर करो, पहला इक्वेशन सेकंड डिग्री तो दूसरा 1 1 1 1 डिग्री। इनका हाल देखो, सेकंड डिग्री 1 डिग्री। एक केस होता है जिसमें ये दोनों ही सेकंड डिग्री और 1 डिग्री वाले मिक्सचर होते हैं, तो जब मिक्सचर होते हैं ना तो उसके लिए अलग वर्किंग रूल है, वो आगे चल करके डील होगा। उसके लिए वर्टेक्स ओरिजिन होगा नहीं होगा, ये सारी बातें आगे मिलेगी। अभी के केस में हम सबसे आसान वाला देख रहे हैं, जिसमें हमको केवल एक के इस्तेमाल से दूसरे को होमोजीनियस बनाते जाना है। बस इसे नोट कर लो फटाफट। एक न्यूमेरिकल फिर लिखना इसी में, प्रॉब्लम है। फाइंड कोन whose vertex is at origin, फाइंड कोन whose vertex is at ओरिजिन। कैपिटल का मतलब हम यहाँ ओरिजिन मान करके चल रहे हैं, क्योंकि वो बार बार 0 0 0 लिखना थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। फाइंड कोन whose vertex is at origin and which passes through, and which passes through, और ये गुजरता है, which passes through, जो कर्व है, जिस कर्व से ये कोण होकर के गुजरता है उसे दिया गया है, which passes through x square upon a square plus y square upon b square plus z square upon c square is equal to 1। पहला कर्व दिया गया है, इसी तरह दूसरा कर्व दिया गया है, कॉमा x square upon alpha square plus y square upon beta square is equal to 2z। ये रहा। इस पर अगर निगाह डालो तो ये पिछले वाले से अलग है। पिछले वाले में एक इक्वेशन सेकंड डिग्री का होता था और दूसरा इक्वेशन जो होता था वो 1 डिग्री का होता था। यहाँ पर करो तो यहाँ दोनों ही, पहला वाला सेकंड डिग्री में चल रहा है, दूसरा वाला जो चल रहा है वो सेकंड डिग्री और 1 डिग्री दोनों का मिक्सचर चल रहा है। और काम मेरा आज भी वही होगा। अगर इसको कहें तो ये फाई ऑफ एक्स वाई जेड है, इसे कहें तो ये साई ऑफ एक्स वाई जेड है। हमको दोनों में से किसी एक की मदद से दूसरे वाले को होमोजीनियस बना देना है।
अब किसकी मदद से इस्तेमाल करें, ये न्यूमेरिकल नोट कर लो तो फिर बताते हैं। चलो शुरुआत करते हैं, ध्यान देना। सॉल्यूशन पहले ही से लिख लेते हैं। गिवन जो दिया गया है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 1 पहला हो गया। इक्वेशन नंबर 2 को देखना, इसे हम थोड़ा सा सुधार करके लिख रहे हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान देना ये कितना लिखा है 2z, हम इसको इधर ले आते हैं, तो इसको इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 2z इंटू दिस एंड दिस इज इक्वल टू 1। अब अगर दिमाग चलाओ तो पहला वाला एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ये 2 डिग्री का है, लेकिन इधर डिग्री नहीं नजर आ रही है। और इनका हाल देखो तो नीचे, अगर नीचे डिग्री देखी जाए तो कितनी 1 डिग्री, ऊपर कितनी 2 डिग्री, तो इसका मतलब इसकी डिग्री ढूंढे तो इस पहले वाले हिस्से की 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 1 डिग्री। पहला फैक्टर 1 डिग्री का होगा। इनका हाल देखते हैं, 1 डिग्री ये अंदर जाएगा मल्टीप्लाई होगा वाई स्क्वायर अपॉन जेड, ये ऐसा वाई स्क्वायर अपॉन जेड, नीचे डिग्री कितनी 1, ऊपर कितनी 2, 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये पूरा का पूरा फैक्टर 1 डिग्री का है। अब हम पुराने वाले तरीके में आ गए, जहां पर पहला इक्वेशन हमारा 2nd डिग्री का होता था और दूसरा इक्वेशन हमारा 1 डिग्री का होता था। 1 डिग्री वाले का इस्तेमाल करके 2nd डिग्री वाले को होमोजीनियस बना लेते थे। सेम काम हम यहां पर करने वाले हैं। इसे इक्वेशन नंबर 2 कह रहे हैं। अच्छा, एक चीज हम और यहीं पर सुधार दे रहे हैं। चलो इसको होमोजीनियस की तरफ देखते हैं। 2nd डिग्री 2nd डिग्री 2nd डिग्री, ये यहां पर दिखने के लिए 2nd डिग्री चढ़ा दी 1 स्क्वायर, मेरे ख्याल से कोई फर्क नहीं पड़ा, 1 स्क्वायर हो गया। अब इस 1 की वैल्यू ये इतनी है, इस 1 की वैल्यू उठा करके यहां पर रख देते हैं, मेकिंग मेक इक्वेशन 1 होमोजीनियस make equation 1 homogeneous with the help of 2, with the help of 2। इक्वेशन नंबर 2 के इस्तेमाल से पहले को होमोजीनियस बनाते हैं। चलो रखा जाए पहले एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू, दिमाग चलाना 1 की वैल्यू रखनी है और 1 का होल स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू हम रख रहे हैं 1 अपॉन 2z विद इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर, ठीक, और टोटल का होल स्क्वायर, ये हो गया 1 स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। सिंप्लीफाई करने पर क्या हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 जेड स्क्वायर विद इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर और टू दी होल पावर 2। अब यहाँ पर गौर करो तो 2 डिग्री बाहर और 2 अंदर, 2 4 डिग्री का ये हुआ, नीचे 2 डिग्री का, यानी 4 - 2 दैट इज इक्वल टू 2nd डिग्री का पहला हुआ, 2nd डिग्री का दूसरा हुआ, अगले जो होंगे वो भी 2nd डिग्री वाले टर्म बनेंगे। इसका मतलब ये साफ हो चुका है कि अब ये जो इक्वेशन है इधर भी 2nd डिग्री उधर भी 2nd डिग्री, ये 2nd डिग्री में होमोजीनियस इक्वेशन है। लिख देना विच इज रिक्वायर्ड कोण, विच इज रिक्वायर्ड कोण, ये वो कोण है जिसका समीकरण हमें चाहिए था। ये इसके पहले वैरायटी के न्यूमेरिकल है। कितना नोट करो फटाफट तुम लोग, तुरंत हम एक और करवा रहे हैं। प्रॉब्लम हम नोट कर रहे हैं फिर से। प्रॉब्लम है फाइंड कोण विद वर्टेक्स एट ओरिजिन
फाइंड कोन विद वर्टेक्स एट ओरिजिन 0 0 0, कैपिटल ओ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड कोन, उस कोन का समीकरण निकालिए जिसका वर्टेक्स ओरिजिन है एंड पासेस थ्रू द कर्व, एंड पासेस थ्रू द कर्व, और ये कोन जिस कर्व से होकर के गुजरता है उस कर्व का हमें समीकरण दिया गया है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 2z, पहला कर्व है, और दूसरा इसी तरह से दिया गया है एंड lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू स्मॉल v। ये रहा सिंपल सा काम। दो इक्वेशन आमने सामने नजर आ रहे हैं। सेकेंड डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन ही उस कोण को रिप्रेजेंट करेगा जिसका वर्टेक्स ओरिजिन होगा। तो दिमाग में सिर्फ एक आइडिया बैठना चाहिए कि हमें एक सेकेंड डिग्री का इक्वेशन फाइंड आउट करना है इन दोनों की मदद से। इधर 2 डिग्री सेकेंड डिग्री, इधर कितनी डिग्री 1, यानी इसकी डिग्री हमको एक और बढ़ा देनी बस खाली। अगर ये डिग्री सेकेंड डिग्री का हो जाए तो हम कह सकते हैं कि सेकेंड डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन मिल चुका है जो उस कोण को रिप्रेजेंट करेगा जिसका वर्टेक्स ओरिजिन होगा। काम वही है, इन्हीं की मदद से इनको होमोजीनियस बनाना है। चलो शुरुआत करते हैं। सॉल्यूशन में लिखना, पहले इन दोनों इक्वेशन को लिख दो और एक को इक्वेशन नंबर 1 दूसरे को इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। सॉल्यूशन पहले हम इसे लिख रहे हैं ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 2z, इक्वेशन नंबर 1, ये पहला इक्वेशन है। दूसरे इक्वेशन को हम लिख ले रहे हैं। दूसरे इक्वेशन को थोड़ा सुधार के लिखना, p को नीचे लेकर के आओ, 1/p lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2, ये रहा। लिखना मेकिंग वन होमोजीनियस विद द हेल्प ऑफ 2। और सुनो एक काम करो, इसको थोड़ा सा सुधार लो। सुधारना ये है जो 2z लिखा है अगर हम 2z इंटू 1 कर दें मेरे ख्याल से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 2z के बगल में सिर्फ और सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई कर दो। और मेरे ख्याल से अगर जो लोग ध्यान दे रहे हैं उनको हिंट मिल चुका है कि हमें केवल एक काम करना है, इस z के बगल में जो 1 लगा है इस 1 की वैल्यू ये उठा करके रख देनी है। देखते हैं सेकंड डिग्री का इक्वेशन बनता है या नहीं बनता है। लिखना मेकिंग वन होमोजीनियस, मेकिंग वन होमोजीनियस with the help of 2, with the help of 2। इक्वेशन नंबर 2 के इस्तेमाल से पहले को होमोजीनियस बनाते हैं। चलो देखते हैं कैसे होगा। ये आएगा हमारे पास ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 2z इंटू 1 की वैल्यू रखो, 1 की वैल्यू है 1/p विद इन ब्रैकेट lx प्लस my प्लस nz, ये रहा। इस z को अंदर भेज दो तो ये हमारे पास आया। अच्छा p को इधर ले आ देते हैं तो p इधर आएगा तो ये बनेगा p इंटू ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एंड दिस इज इक्वल टू 2z को अंदर भेज दो, 2z अंदर जाएगा तो 2l xz प्लस 2z अंदर भेज रहे हैं 2m yz प्लस 2n और z स्क्वायर। अब देखो सेकंड डिग्री इधर एक डिग्री x की एक z की, सेकंड डिग्री फिर सेकंड डिग्री फिर से यहाँ पर z की सेकंड डिग्री। इसका मतलब ये पूरा का पूरा इक्वेशन सेकंड डिग्री में होमोजीनियस इक्वेशन है जो रिक्वायर्ड कोण को रिप्रेजेंट कर रहा है। लिख देना व्हिच इज रिक्वायर्ड कोण, व्हिच इज रिक्वायर्ड कोण, ये उस कोण का समीकरण है जो हमें चाहिए। फिलहाल के लिए इसी पर इसको रोक रहे हैं। अगले लेक्चर में फिर आगे अभी और न्यूमेरिकल करवाएंगे, फिर अगले आर्टिकल की थ्योरी शुरुआत करेंगे।